अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सामना एंड आज हम इस टॉपिक में सेल के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स क्या है, कैसे है, किस तरह से बिहेव कर रही होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके फंक्शन क्या है, उसकी सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम प्रोटीन्स के बारे में मैंने यहाँ पर डिफरेंट स्लाइड्स बनाई हुई हैं, यहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही बड़ा होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स के बारे में, उसके बारे में नॉलेज हासिल करते हैं कि प्रोटीन्स होती क्या है। तो प्रोटीन्स ग्रीक वर्ड प्रोटीओस से उठाया गया है, जिसका मतलब है फर्स्ट रैंक, फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट जो प्रायोरिटी हम देते हैं वो हम प्रोटीन्स को देते हैं कि प्रोटीन्स एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे टिश्यूज़ के लिए। प्रोटीन्स इंतहाई इतनी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए कि इसके बिना लाइफ पॉसिबल भी नहीं हो सकती। तो प्रोटीन्स अब बनी किस चीज़ से होती है? तो प्रोटीन्स बनी होती है अमाइनो एसिड से। प्रोटीन्स बना हुआ होता है अमाइनो एसिड मोनोमर से एंड प्रोटीन्स जो है वो हमारे पॉलीमर्स होते हैं। तो पॉलीमर्स को बनाने के लिए मोनोमर्स को जोड़ना पड़ता है। तो अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बनाकर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो अमाइनो एसिड क्या है? मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये एक पर्टिकुलर मैनर में जुड़ते जाते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। डिफरेंट प्रोटीन्स में डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जुड़कर एक स्पेसिफिक क्वालिटी एक देते हैं हमारी प्रोटीन को, जिस वजह से वो एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से वरे कर रही होती है। ठीक है, अरेंज इन पर्टिकुलर मैनर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करी होती है। कैरी आउट ऑल सेल एक्टिविटीज, सारी सेल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल इज़ 50%। यहाँ पर प्रोटीन्स, अगर हमारा जो सेल है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर हमारा बना हुआ होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, लेकिन अगर हम उसमें से पूरा वाटर को रिमूव कर दें, जो भी हमारे सेल में वाटर मौजूद है उसको रिमूव कर दें, तो 50% जो ड्राई वेट हमारा बचेगा उसका 50% हमारा प्रोटीन होगा। इस बात का मकसद ये है कि ये बता रहा है कि प्रोटीन कितनी हाई क्वांटिटी में हमारे सेल में मौजूद है, और इसकी इस हाई क्वांटिटी होने की वजह तो कोई होगी ना। तो प्रोटीन इसी वजह से ही इतनी हमारे सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। सेल की स्ट्रक्चर तक भी मेंटेन कर रहे होते हैं हमारे प्रोटीन्स ऑर्गेनिक एलिमेंट्स से बना हुआ है। एलिमेंट्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी इसको कहा जाता है, एंड इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ जाते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इट इज़ नोन एज नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से, यहाँ पर नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से हम उसे कहते हैं कि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं कि अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। अमाइनो एसिड ज्वाइन होते हैं पॉलीपेप्टाइड लिंकेज की मदद से। पॉलीपेप्टाइड लिंकेज वो लिंकेज है जो अमाइनो एसिड के बीच में बन रही होती है। ओके, तो अमाइनो एसिड जब मिलेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड की तरह का ही होता है, एंड वो प्रोटीन जो है पॉलीमर उसकी फॉर्मेशन करेंगे। ईच प्रोटीन हैज़ यूनिक सीक्वेंस दस हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी। हर प्रोटीन को अलग अलग सीक्वेंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर प्रोटीन को अलग अलग किस्म के अमाइनो एसिड एंड यूनिक सीक्वेंस में, अलग अलग सीक्वेंस में लगाए जाते हैं ताकि उसको एक यूनिक प्रॉपर्टी दी जाए। यूनिक प्रॉपर्टी जब मिलेगी तो अलग अलग तरीके से वो फंक्शन भी परफॉर्म करे होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे अबंडेंट कंपाउंड जो है हमारे बॉडी में वाटर है, हम कहेंगे कि हम अबंडेंट कंपाउंड हमारे बॉडी में वाटर है, लेकिन हम अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे बॉडी में आएगा वो आएगा प्रोटीन। प्रोटीन इज द अबंडेंट कंपाउंड इन आवर बॉडी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रोटीन्स में मतलब अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है, हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड की क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड इन आवर बॉडी, 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में मौजूद है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोटीन्स के बीच में जो कॉमन अमाइनो एसिड आ जाते हैं,
प्रोटीन्स के बीच में जो कॉमन अमाइनो एसिड हमारे आ जाते हैं, तो उससे हम कहेंगे कि 20 अमाइनो एसिड हर प्रोटीन में कॉमन है। ठीक है, अब 25 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन, 25 टाइप्स हमारे प्रोटीन्स में आ जाता है, लेकिन कॉमन जो अमाइनो एसिड हमारे प्रोटीन्स के बीच में आता है वो आती है हमारे 20 अमाइनो एसिड। ठीक है, अब ये जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस हमारे प्रोटीन में जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी वो है एफ सेंगर, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। एफ सेंगर एक साइंटिस्ट है जिसने डिटरमाइन करा कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा कि प्रोटीन्स किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से अमाइनो एसिड मिलकर हमारे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करें। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे अमाइनो एसिड किस तरह का है। अब हमने तो प्रोटीन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया कि प्रोटीन किस तरह से है, अब हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड किस तरह से है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम आ गई हमारी अमाइनो एसिड की। ठीक है, तो यहाँ पर अमाइनो एसिड की डायग्राम हम देखें तो यहाँ पर अमाइनो एसिड है जहाँ पर एक बेसिक ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, एंड एक एंड पर हमारे हाइड्रोजन ग्रुप है, बीच में कार्बन है, एक और रेडिकल ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पर जो बेसिक ग्रुप है, बेस की तरह का बिहेव करने वाला जो ग्रुप है, ये है अमाइनो एसिड का ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। ओके, अमाइनो एसिड का ग्रुप अमाइनो ग्रुप है। एंड यहाँ पर एक एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड होते हैं उसमें एक एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ना वो अमाइनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, बेसिक ग्रुप नहीं है। सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे अमाइनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अब इसको फंक्शनल ग्रुप कहते क्यों है? तो फंक्शनल ग्रुप हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये मतलब सारी मतलब अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी है। क्योंकि अमाइनो एसिड हम क्यों कह रहे हैं? अमाइनो एसिड इस वजह से ही कह रहे हैं क्योंकि उसमें जो मोस्टली जो अबंडेंट जो प्रॉपर्टी जो इसकी आ रही है वो एसिड की आ रही है। तो इसी वजह से कार्बोक्सिलिक को इसको फंक्शनल ग्रुप कहा गया है कि ये अमाइनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पर रेडिकल है। रेडिकल क्या है? वेरिएशन बिकॉज ऑफ आर ग्रुप। यहाँ पर जो आर ग्रुप है ये वेरिएशन, यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड जब अटैच हो गए तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आर ग्रुप है। आर ग्रुप ही है जो अगर यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर अमाइनो एसिड की डिफरेंट प्रॉपर्टी वगैरह बच जाएगी, मतलब अमाइनो एसिड की टाइप्स बच जाएगी। लेकिन कॉमन जो अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आर ग्रुप चेंज होता है। आर ग्रुप की जगह पर कोई ना कोई अलग अलग कंपाउंड्स आ जाते हैं। जिस तरह आर की जगह अगर यहाँ पे आर की जगह पर एच आ गया तो हम उससे कहेंगे कि ग्लाइसिन बना। अगर यहाँ पर CH3 आ गया तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर एलेनिन आ गया। अगर यहाँ पर CH2OH आ गया तो यहाँ पर सीरीन बना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है ना बीच में, कार्बन की वजह से ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन आप बात करें तो कायरल कार्बन किसको कहते हैं? कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जहाँ पर 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच हो। एक तो ग्लाइसिन अगर आ गया तो फिर तो कायरल कार्बन नहीं रहेगा, लेकिन इसके अलावा H ग्रुप के अलावा आर ग्रुप की जगह पर H जो आएगा उसके अलावा अगर कोई आ गया जैसे CH3 आ गया, CH2OH आ गया, तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि यहाँ पर कायरल कार्बन बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप अटैच है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, एंड यहाँ पर डिफरेंट है। तो इस वजह से हम कहेंगे कायरल कार्बन इज दैट कार्बन इज विच 4 डिफरेंट कंपाउंड्स अटैच्ड विद। ठीक है, यहाँ पर हमने अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड किससे बन रहा होता है। तो अब बात करते हैं कि अब पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए एक तो हमें चाहिए होता है कि यहाँ पर DNA की इंस्ट्रक्शन आए। DNA के इंस्ट्रक्शन से ही हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस वगैरह हो रही होगी, क्योंकि जब तक DNA की इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिलेगी तब तक हमारे सेल प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होगी तो DNA को क्या करना होगा? उसको अनजिप होना होगा। जब DNA अनजिप होगा, जिस तरह मैं इस डायग्राम में बना रही हूँ, जब DNA अनजिप होगा, अगर ये DNA है तो यहाँ पर इसको अनजिप होना होगा क्योंकि इस वजह से इसके नाइट्रोजनस बेसेस है ना
वो एक्सपोज हो जाएंगे। जब नाइट्रोजनस बेसिस एक्सपोज हो जाएंगे तो वहाँ पर अब सेंसेस होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारी एमआरएनए की। क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए दो स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा होता है कि जब हमारा जो डीएनए है जब अनजिप होगा, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तब ये डीएनए हमारा अनजिप होगा। जब डीएनए हमारा अनजिप होगा तब हमारी नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर एमआरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट होनी हो जाएगी। और वो किस तरह से होगी, तो अब एमआरएनए की फॉर्मेशन के लिए क्या होगा कि न्यूक्लियोलस में जो फ्रीली नाइट्रोजनस बेसिस है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लीमेंट्री अटैच होना शुरू हो जाएगी हमारे डीएनए की इस जगह पर। जब डीएनए की इस जगह पर ऐसे अब जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो अटैच होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर इस तरह से एक चेन बनती स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे कि यहाँ पर एमआरएनए की फॉर्मेशन हो गई। जैसे यहाँ पर हमें पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस कैसे आ गए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। यूरेसिल तो एमआरएनए में आएगा एंड थायमिन डीएनए में आएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन सारे नाइट्रोजनस बेसिस सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे एडेनिन को थायमिन या यूरेसिल से अटैच होना होता है, ग्वानिन को हमें साइटोसिन से अटैच करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री अटैच होकर एमआरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब एमआरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि एंजाइम है, जब तक वो एक कोडॉन, एक स्टॉप कोडॉन तक जब तक नहीं पहुंचती तब तक वो आरएनए की सिंथेसिस हो रही होती है। जैसे ही वो स्टॉप कोडॉन की तरफ पहुंचेगा आरएनए की स्ट्रैंड टूट जाएगी जब स्ट्रैंड, तो इस तरह से ये स्ट्रैंड बन जाएगी। जब इस तरह से स्ट्रैंड बन जाएगी, अब एमआरएनए का क्या है, यहाँ पर एमआरएनए फॉर्मेशन जब हो गई तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस है जहाँ पर प्रोटीन की पहली सिंथेसिस होगी। तो एमआरएनए का काम ये है कि वो राइबोसोम के पास जाए, राइबोसोम के पास जाएगा, देन वो स्टार्ट करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस। तो जब एमआरएनए यहाँ पर राइबोसोम के पास जाएगा तो यहाँ पर अब टीआरएनए एक आरआरएनए का काम है शुरू। प्रोटीन के सिंथेसिस में तीनों आरएनए की फॉर्मेशन जो है ना, फॉर्मेशन वो काम आती है, जो कि है आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए का काम हो गया हमारे डीएनए की फॉर्मेशन के साथ ही हो गया। अब एमआरएनए जब आएगा राइबोसोम पे तो राइबोसोम आरएनए एंड टीआरएनए साथ में मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन जो है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे आ रहे टीआरएनए की हेड के ऊपर, यहाँ पर टीआरएनए की ऐसे स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर हेड के ऊपर उसके वहाँ पर एक अमाइनो एसिड कैरी करे होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर 3 एंटी कोडॉन होते हैं, यहाँ पर 3 कोडॉन होते हैं। एमआरएनए में 3 कोडॉन होते हैं। जब 3 कोडॉन हमारे इस एमआरएनए में है एंड 3 एंटी कोडॉन जब मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री होकर, तो वहाँ पर अमाइनो एसिड के जो हेड के ऊपर मौजूद है हमारे टीआरएनए के, वो आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये टीआरएनए यहाँ पर आएगा तो एंटी कोडॉन 3 यहाँ पर 3 कोडॉन हमारे एमआरएनए पर दोनों जुड़कर और हेड अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर टीआरएनए आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आते जाएंगे। तो इसी तरह ही पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। पहले क्या है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए में से अब आरएनए बन रहा है, जिस तरह हमारा नाइट्रोजनस बेस आपस में अटैच हो गया। जैसे ही स्टॉप कोडॉन पर आया एमआरएनए निकल गया। अब एमआरएनए का काम है यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए की तरफ जाना। राइबोसोम की तरफ जाएगा तो राइबोसोमल आरएनए या टीआरएनए साथ में मिलकर काम करके प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। जिस तरह टीआरएनए की 3 एंटी कोडॉन एंड 3 कोडॉन एमआरएनए पर अटैच होकर एंड हेड जो अमाइनो एसिड कैरी कर रही है टीआरएनए पर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अटैच हो जाएगी एंड पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करेगी। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस ट्रांसलेशन। ये दोनों प्रोसेस मिलकर हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर होती है। अब प्रोटीन में जो अमाइनो यहाँ पर जो टीआरएनए मिलकर अमाइनो एसिड की मतलब जुड़ने का काम हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अमाइनो एसिड जुड़ कैसे रहे वो हम बात करेंगे यहाँ पर।
तो ये है अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर, ये है दूसरे अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर। जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ये एक अमीनो एसिड है। इसी तरह ही यहाँ पर दो अमीनो एसिड की अटैचमेंट होगी तो वहाँ पर डाइपेप्टाइड वगैरह की फॉर्मेशन हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड, यहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड, यहाँ पर जो OH ग्रुप है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से एक OH ग्रुप आएगा और दूसरे अमीनो एसिड के जो अमोनिया ग्रुप है वहाँ में से H आएगा। दोनों मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करके, वाटर की जब फॉर्मेशन होगी वहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, जहाँ पर वाटर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर जो कार्बन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो दोनों सारे मिलकर हमारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी। ये चारों मिलकर हमारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही वाटर की रिमूवल होकर दोनों अमीनो एसिड के अमोनिया ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलकर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी। अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 10,000 से भी ज़्यादा हमारे अंदर प्रोटीन्स हैं और उनकी स्पेसिफिक एंड यूनिक अरेंजमेंट जो है 20 अमीनो एसिड की, जो कि कॉमनली दोनों सारे प्रोटीन में हमारे पास आती है। तो वो एक यूनिक स्पेसिफिक कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी देगी, एक यूनिक प्रॉपर्टी देगी जिस तरह से वो बिहेव करे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको प्रोटीन के सेंसेस के बारे में बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रोटीन के एक एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन के बारे में। अब हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, ये क्वाटरनरी प्रोटीन है, मीन्स यहाँ पर हाईली फोल्डेड प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे प्रोटीन के जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती है, 4 चेन्स होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। 2 अल्फा चेन में से टोटल जो अमीनो एसिड आएंगे वो 141 होंगे। 2 बीटा चेन में जो अमीनो एसिड हमारे आएंगे वो 146 आएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर 574 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर टोटल अमीनो एसिड हमारी हीमोग्लोबिन की एक मॉलिक्यूल में आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है एक अमीनो एसिड की अरेंजमेंट की, कि अमीनो एसिड की अरेंजमेंट तो है, अगर इस अमीनो एसिड की अरेंजमेंट को ऊपर नीचे कर लिया जाए तो क्या असर पड़ेगा हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। तो हीमोग्लोबिन पे यहाँ इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या होगा अगर अमीनो एसिड की डिस्प्लेस हो जाए। अगर अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन में डिस्प्लेस हो जाए तो क्या कंडीशन आएगी, क्या डिजीज़ आएगी, अगर यहाँ कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि व्हेन ग्लूटामेट इज़ रिप्लेस्ड बाय वेलिन, यहाँ पर 7 अमीनो एसिड मिलकर एक चेन बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब 7 अमीनो एसिड मिल रहे होते हैं तो यहाँ पे एक 6th पोजीशन पर अमीनो एसिड होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटामेट। ग्लूटामेट एक अमीनो एसिड है जो कि हमारे प्रोटीन जो कि हीमोग्लोबिन में मौजूद है वहाँ पर एक अमीनो एसिड है ग्लूटामेट 6th पोजीशन पर। अगर ग्लूटामेट रिप्लेस हो जाए हमारे वेलिन अमीनो एसिड के साथ, यहाँ पर जो वेलिन है इस अमीनो एसिड के साथ अगर वो रिप्लेस हो जाए तो हम कहेंगे कि जो हमारे आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है बाइकॉन्केव, यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में दिखाया कि आरबीसी की स्ट्रक्चर नॉर्मली जो है ना वो बाइकॉन्केव है। यहाँ पर टोटल अमीनो एसिड 574 है, 95% हीमोग्लोबिन है। अगर इसके स्ट्रक्चर में से अगर हम 574 अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड की रिप्लेसमेंट करते, ग्लूटामेट अमीनो एसिड की रिप्लेस करते हम उसको वेलिन के साथ, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आरबीसी की टोटली स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी, सिकल सेल शेप हो जाएगी। इसकी आरबीसी के बाइकॉन्केव शेप में से सिकल शेप हो जाएगा और वो स्टिकी सा बन जाएगा जो कि हमारे ब्लड में फ्लो करने के काबिल नहीं होता, ठीक है, जो कि एक कंडीशन को लीड करेगा जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। एनी मीन्स ब्लड डेफिशिएंसी, मिया मीन्स ब्लड। तो एनीमिया को मिलाकर हम कहेंगे कि यहाँ पर ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, ब्लड की यहाँ पर
डेफिशिएंसी की, सिकल सेल एनीमिया की वजह से ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है हमारे ब्लड वेसल्स पे ब्लड की, तो वहाँ पर बाइकॉन्केव शेप की वजह से ही वो इजीली फ्लो कर पाते। जब आरबीसी की स्ट्रक्चर ही चेंज हो गई, सिकल सेल शेप में आ गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आरबीसी की मतलब जो ट्रांसपोर्ट है वो इजीली नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल से उसकी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से मतलब बहुत ही ट्रांसपोर्ट में मुश्किलातें आती हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से सिकल शेप आ जाते हैं ना, सिकल एक मतलब एक कुल्हाड़ी टाइप होता है जो कि फसल काटने पे मतलब काम आता है, उसकी शेप जिस तरह से मून लाइक होती है ना, उसी तरह से उसको नाम दिया गया है उसकी शेप की वजह से, सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पर डायग्राम में मैंने दिखाया है कि इस तरह से इसकी शेप बन जाती है, इस तरह से मून लाइक शेप इसकी बन जाती है, और इसमें हीमोग्लोबिन की कंटेंट के इंटरनल जो कंसंट्रेशंस वगैरह हो रही होती है वो भी चेंजेस वहाँ पर भी आ जाती है। जिस तरह नॉर्मली हमारे आरबीसी में बाइकॉन्केव शेप है, 574 अमाइनो एसिड है, वो तो अमाइनो एसिड तो सेम रहेंगे, लेकिन थोड़ी अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से एक कंडीशन आ जाएगी जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कहेंगे। यहाँ पर 95% हीमोग्लोबिन की नॉर्मल आरबीसी में मौजूद है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल शेप आरबीसी में ये कंटेंट भी चेंज हो जानी है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के बाद हम अब डिस्कस करेंगे कि हमारे अब प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई है। तो प्रोटीन्स को क्लासिफाई करा गया है फिब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड इंटरमीडिएट प्रोटीन। यहाँ पर फिब्रस प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो फिब्रस प्रोटीन क्या है? फिब्रस प्रोटीन अ फिलामेंटस, फिलामेंटस प्रोटीन मीन्स धागे टाइप हमारे प्रोटीन्स होते हैं, एक धागे की स्ट्रक्चर की तरह। इस तरह से अगर धागे की स्ट्रक्चर होती है तो फिब्रस प्रोटीन ऐसे होती है। यह सेकेंडरी स्पाइरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है मीन्स तो पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर एक स्पाइरल मैनर, जिस तरह से हमारे मतलब डीएनए स्पाइरल मैनर में मौजूद है, इसी तरह से ही ये इस तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो इसी तरह से जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर मौजूद है तो वहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर स्पाइरल स्ट्रक्चर्स की आ गई। अब जो ये फिब्रस प्रोटीन है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल नहीं होता। ये बॉडी पार्ट की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है एंड इलास्टिक इन नेचर होता है, इलास्टिक नेचर इसकी होती है एंड वो बॉडी पार्ट्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है। अब यहाँ पर जो दोनों जो है स्पाइरल स्ट्रक्चर है वो दो किस तरह से अटैच है, तो यहाँ पर डाइसल्फाइड की वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रिजेस वगैरह बॉन्ड बनी होती है, तो इस वजह से वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक स्पाइरल मैनर, एक स्पाइरल स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में हम बात करें तो हम टोटली इसके साथ कंसर्न है, क्योंकि हमें पता है कि ग्लोबुलर प्रोटीन एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे एंजाइम। एंजाइम कैसे होते हैं? एंजाइम स्फेरिकल और एलिप्सोसाइडल हमारे शेप में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में भी बताया है कि यहाँ पर एंटी बॉडीज़ भी आ रहे हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं हमारे, वो स्फेरिकल और एलिप्सोसाइडल शेप में आ जाते हैं। तो ये सॉल्युबल होते हैं हमारे सॉल्ट्स में, सॉल्ट्स पे ये सॉल्युबल होते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर जो है, अगर एंजाइम की हम एग्जाम्पल उठा ले तो इसकी टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स की आ जाती है। ठीक है, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो इसको हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, मीन्स बाद में भी हम इसको क्रिस्टलाइज करके बाद में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरी प्रोटीन के बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो इंटरमीडिएट प्रोटीन है। तो इंटरमीडिएट प्रोटीन में जो आ जाता है वो आ जाती है फिब्रिनोजन। फिब्रिन का मतलब है कि यहाँ पर फिब्रिन प्रोटीन है, जिन मीन्स जनरेटिंग, फिब्रिन जनरेटिंग को हम कहेंगे कि यहाँ पर फिब्रिनोजन है। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट प्रोटीन है। ओके, जब क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर ली है हमने, अब फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस किस तरह से, अब फंक्शंस की बात करते हैं कि फंक्शंस क्या है प्रोटीन्स के, किस तरह से हमारे बॉडी में बिहेव करिए और क्या किन किन चीज़ों में ये इन्वॉल्व है। ठीक है, तो फंक्शंस क्या है? तो कॉइलिंग लीड्स टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि प्रोटीन की डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से उसकी प्रोटीन्स की क्वालिटी और जो है जिस तरह आप कहेंगे फंक्शन भी उसके हिसाब से होंगे कि जिस तरह से उसकी स्ट्रक्चर है। जिस तरह हमें पता है कि प्राइमरी प्रोटीन, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में भी बताया हुआ है, यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोटीन है
इस पे आ जाता है हमारा इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारे पेनक्रियाज में से। पेनक्रियाज में से हमारे प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे 51 अमाइनो एसिड है, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड अटैच है यहाँ पर। और यहाँ पर दो चेन से आ जाती है, एक चेन में 21 अमाइनो एसिड आ जाते हैं, एक दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड आ जाते हैं। दोनों को मिलाकर 51 अमाइनो एसिड बने। इंसुलिन प्राइमरी स्ट्रक्चर है, मीन्स एक सिंगल चेन लाइक स्ट्रेट चेन लाइक बना हुआ होता है। एंड वो दोनों चेन्स जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से ही जुड़े हुए होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी वह स्पाइरल मैनर आ जाता है, यहाँ पे स्पाइडर वेब आ जाता है हमारे एग्जाम्पल में। और हमारे हेयर की जो स्ट्रक्चर है, हेयर तो मोस्टली हमारे केराटिन के बने हुए होते हैं, तो केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नेल्स भी हमारे केराटिन प्रोटीन के बने हुए हैं। तो उसकी स्पाइरल स्ट्रक्चर जब आएगी तो स्पाइरल स्ट्रक्चर में जो हमारे एग्जाम्पल्स जो उठा रहे हैं वो है स्पाइडर की वेब आ रही है, या हमारे हेयर की स्ट्रक्चर है उसकी तरह का हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं। टर्शरी प्रोटीन की वाला के प्रोटीन्स आ जाते हैं। कॉर्डिनरी प्रोटीन जो कि मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया कि वो भी एक कॉर्डिनरी प्रोटीन है। अब एंजाइम्स की बात करते हैं कि एंजाइम बायोकैटलिस्ट है। प्रोटीन का भी इनमें बहुत ही अहम रोल है। एंजाइम के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि अब देखें ना, एंजाइम्स का काम क्या होता है? बायोकैटलिस्ट है। एंजाइम क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। अब बायोकैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप करें, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करें। लेकिन अगर एंजाइम नहीं है तो हमारे रिएक्शन होंगे, लेकिन बहुत स्लो। जब बहुत स्लो हमारे एंजाइम मतलब एंजाइम नहीं होंगे और हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होंगे, तो इतनी कम स्लो मेटाबॉलिज्म में हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ज़रूरी है कि एंजाइम का होना हमारे अंदर ज़रूरी है। तो एंजाइम टोटली बने कैसे होते हैं? एंजाइम प्रोटीनियस कंपाउंड है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। प्रोटीन्स का इसमें बहुत ही अहम रोल है। जब यहाँ पर प्रोटीन का अहम रोल है तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन के सिवा हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्रोटीन के सिवा हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्रोटीन हमारी लाइफ में एक अहम रोल हमारी प्ले कर रही है। जिस तरह से हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बाहर मोज़ेक मैनर में जो प्रोटीन्स है, जैसे एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, वो आ जा रही हैं। तो वो मिलकर हमारी सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है, हमारी सेल की लाइफ को पॉसिबल कर रही है, हमारी सेल के अंदर होने वाले रिएक्शन को पॉसिबल कर रही है, हमारे अंदर सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करके हमारे सेल की लाइफ को पॉसिबल कर रही है। ओके, अब हार्मोन्स की बात करते हैं। तो हार्मोन्स, अब स्टिमुलस आता है हमारे हार्मोन्स को, और वो हमारे बॉडी में फंक्शंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जिस तरह से इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ग्लाइकोजन जो है हमारे अंदर एक हार्मोन है, पेनक्रियाज में से रिलीज हो रहे थे। मोस्टली जो हमारे अंदर जो हार्मोन्स है ना, वो अमीनो एसिड की फॉर्म में ही हमारे आ रहे होते हैं। हार्मोन्स हमारे प्रोटीन्स की फॉर्म में आ रहे होते हैं। प्रोटीन्स की फॉर्म में जब आते हैं तो ये डिफरेंट फंक्शंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरह से इंसुलिन का काम क्या होता है? जब हमारे अंदर बॉडी में है ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाए तो उसका काम है कि उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके उसको, मतलब मेटाबोलाइज नहीं करना, उसको ग्लूकोज को उसको स्टोर कर देती है स्टोर फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन में। क्योंकि ब्लड में जब ग्लूकोज बढ़ जाती है तो उसको मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना तो हमारी बॉडी का काम होता है। तो इंसुलिन हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को हमारे अंदर बॉडी में मेंटेन कर रहा होता है, उसकी लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। जब ग्लूकोज हमारा बढ़े तो उसको कम कर रहा होता है हमारा इंसुलिन। कुछ डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे इंसुलिन उसके अंदर मतलब ऐसे उसके मतलब प्रोड्यूस नहीं हो रहा था सही से, तो इस वजह से इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगा रहे होते हैं ताकि हमारी जो उसके अंदर जो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर है उसके अंदर वो मतलब ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करा जाए। देखिए यहाँ पर इस तरह से भी हमें पता चल रहा है कि इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म ही खराब हो रहे हैं ना। जब हमारे बॉडी के अंदर मैकेनिज्म ही खराब हो रहे हैं तो हम उसको आर्टिफिशियली भी इंसर्ट करके हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इसके सिवा लाइफ पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। रिस्पायरेशन में हमारे प्रोटीन्स काम आ रहे होते हैं। रिस्पायरेशन में हमारे प्रोटीन्स काम आ रहे होते हैं, हमारे मसल्स में प्रोटीन्स काम आ रहे होते हैं। जैसे रिस्पायरेशन में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को कैरी करना, वो भी हीमोग्लोबिन भी हमारी प्रोटीन ही आ रही है ना, जो कि कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर में है। इस तरह मसल्स में हम कहते हैं कि मसल्स भी हमारी प्रोटीन्स आ रही है। मसल्स में कौन सी प्रोटीन्स आ रही है? मायोग्लोबिन। ओके। ट्रांसपोर्ट में भी हमारी प्रोटीन्स आ रही है। जिस तरह हमारे ट्रांसपोर्ट में भी आ रही होती है हमारी एल्ब्यूमिन है, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है हमारे प्लाज्मा में। ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरेज में की फॉर्म में भी हमारी प्रोटीन आ रही है, जिस तरह मिल्क है, एग वाइट है। इस वजह से मतलब हम कह रहे होते हैं कि प्रोटीन जो है ना, वो हमारे स्टोरेज फॉर्म में भी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर टॉक्सिन टॉक्सिन कैसे हमें प्रोटीन एक टॉक्सिक कंपाउंड में भी एक उसके हिसाब से भी मौजूद है। जैसे स्नेक का वेनम, स्नेक का जो जहर है ना, जो मुंह से निकल रहा होता है स्नेक का वेनम, तो वो वेनम भी हमारे प्रोटीन से भरा हुआ होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का हमारी बॉडी में बहुत 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 ज़्यादा अहम रोल है। हमारी बॉडी में नहीं, लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी हमारे प्रोटीन से बनी हुई है। बैक्टीरिया की बात कर ले, एनिमल्स की बात कर ले, प्लांट्स की बात कर ले, हम वायरस की भी बात करें तो वायरस में भी प्रोटीन है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर सेल ही नहीं है। लेकिन उसके अंदर भी प्रोटीन है। कैप्सिड में कैप्सोमर्स की मतलब कैप्सोबर्स जो है वो भी प्रोटीन के बने थे। तो प्रोटीन का बहुत ही अहम रोल है। हमारे सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो रही होती है, हमारे सेल में प्रोटीन जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, वो भी हमारे प्रोटीन का काम होता है। प्रोटीन में हमारे जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड, अब प्रोटीन तो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे टिश्यूज़ का, लेकिन उसके अंदर जो अमाइनो एसिड है उनका भी अहम रोल है। जाहिर सी बात है, अमाइनो एसिड के सिवा तो हमारे प्रोटीन नहीं बनेंगे। ठीक है। तो यही था हमारे लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आएगा। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यही हमारे लेक्चर का दी एंड है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।